दोस्तों नमस्कार। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो केस के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन आया है, जिसमें कि गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए उसको रद्द करते हुए ये फैसला सुनाया है कि बिल्किस बानो के आरोपियों को एक बार फिर से जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये बिल्किस बानो से संबंधित जो केस है इसी के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। आप में बहुत से लोगों ने बिल्किस बानो केस के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन ये पूरा मामला क्या था बहुत से लोगों को शायद इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी। तो हम आज इस मामले को शुरू से लेकर के और आज तक किस तरीके से घटनाक्रम पूरा हुआ है उन सभी का एक निचोड़ जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की मैं कोशिश करूँगा, ताकि इस पूरे मामले के बारे में आपको पता चल सके कि ये मामला वाकई में था क्या। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से सुनिएगा और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से इसने गुजरात के सरकार को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया है और किस तरीके से इनकी जो पोल है वो खोल करके रख दिया है। दरअसल ये जो बिल्किस बानो का मामला है इसकी शुरुआत 2002 से होती है। आपको 2002 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जरूर याद होगा, गोधरा कांड। आपको पता होगा कि किस तरीके से 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो गुजरात के अंदर गोधरा कांड हुआ था और उसी गोधरा कांड की वजह से पूरे गुजरात के अंदर दंगा भड़क गया था। और जब दंगा भड़का था तो उसी दरमियान जो है ये जो बिल्किस बानो है ये अपने परिवार के साथ अपना घर छोड़ करके भाग गई थी अपना जान बचाने के लिए। बिल्किस बानो की उम्र उस समय में 21 साल बताई जाती है। ये उस समय में 21 साल की थी, लेकिन ये भागने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पाई और अंततः जो उपद्रवी हैं, जो दंगाई हैं, उनके द्वारा यह पकड़ ली गई। और इसके बाद बिल्किस बानो का 11 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और न सिर्फ बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया बल्कि इनके परिवार के 7 सदस्यों को जान से मार दिया था उन हत्यारों ने, बलात्कारियों ने, उन दंगाइयों ने, उन उपद्रवियों ने। और उन 7 सदस्यों में बिल्किस बानो की एक 3 साल की छोटी सी बेटी भी थी जिसका कि नाम सालेहा था। और इतना ही नहीं दोस्तों, जिस समय ये आरोपी, ये बलात्कारी बिल्किस बानो का बलात्कार किए थे, बिल्किस बानो उस समय 5 महीने की गर्भवती थी। सोचिए कि कितना जघन्य अपराध किया था। उन उपद्रवियों ने न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि 7 लोगों का जान भी ले लिया। ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इसके बाद किसी तरीके से बिल्किस बानो को वहाँ से बचाया गया और जब वहाँ से वो बच करके और गई तो इस पूरे मामले को लेकर के वहाँ के थाने में शिकायत की गई। थाने में शिकायत हुआ, लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, बल्कि सबूतों के अभाव के बहाने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया गया कि सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो इसीलिए इसकी जांच नहीं होगी। लेकिन बिल्किस बानो वहाँ पर रुकी नहीं। इन्होंने आगे फिर मानवाधिकार संगठन में इस चीज़ की शिकायत की और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की कि इस मामले की सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनके बात को सुना, इनके अपील को सुना और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सीबीआई को कि इस पूरे मामले की दोबारा से और नए सिरे से इसकी जांच की जाए। और सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। इस दौरान जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे तो बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी दी गई। तरह तरह की उनको डराया गया, धमकाया गया, केस वापस लेने की भी बात की गई। और आप अंदाज़ा लगाइए कि 2 साल के अंदर अंदर बिल्किस बानो ने 20 घर बदले। आप सोचिए 2 साल में 24 महीने होते हैं और 24 महीने में 20 बार अपना घर बदलना। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की मानसिक प्रताड़ना से ये गुजर रहे थे और किस तरह की धमकी इनको दी जा रही होगी। आप इस चीज़ का कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इस औरत के जज्बे को सलाम करना होगा जिसने कि न्याय पाने के लिए अपने संघर्ष को छोड़ा नहीं, लगातार लड़ती रही। और इसके बाद जब इस तरीके से घटनाक्रम चल रहे थे तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा एक अपील दायर की और उस अपील में कहा
कि गुजरात के अंदर ये जो केस की सुनवाई हो रही है इसको यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे राज्य में भेज दिया जाए, क्योंकि गुजरात के अंदर अगर इस मामले की सुनवाई होती है तो इसमें न्याय मिलने की संभावना का बहुत ही कम है, क्योंकि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच नहीं हो पाएगी। और जब निष्पक्षता से जांच नहीं हो पाएगी, जब पक्षपातपूर्ण जांच होगी, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो पीड़ित महिला थी बिल्किस बानो, उनको न्याय कहाँ से मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने इनके इस अपील को भी सुना और इस अपील को भी मंजूर किया, और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गुजरात के कोर्ट से हटा करके और महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट को भेज दिया था, और वहीं पर ये पूरे मामले की सुनवाई हुई, और फिर उस कोर्ट के माध्यम से इन सभी आरोपियों को 11 आरोपियों को सज़ा दी गई थी। ये जो था इस घटना का शुरू से लेकर के 2002 से लेकर के और 2022 तक का घटनाक्रम था, जब वो लोग सज़ा मिल गई और अपना सज़ा जो है वो लोग काट रहे थे जेल के सलाखों के भीतर। लेकिन 2022 में इसमें एक ट्विस्ट आता है। 2022 के अंदर क्या होता है कि जो गुजरात की सरकार है वो इन बलात्कारियों को, इन हत्यारों को रिहा कर देती है। माफ़ी की नीति का हवाला दे करके इनको रिहा कर देती है। और रिहा कब करती है? 15 अगस्त 2022 को। आप सोचिए कि 15 अगस्त 2022 को जब नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से लच्छेदार भाषा में भाषण दे रहे थे, जब महिला सम्मान और नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, उसी दिन गुजरात के अंदर उन 11 आरोपियों को, उन 11 बलात्कारियों को यही गुजरात सरकार रिहा कर रही थी, जिन लोगों ने बहुत ही निर्ममता से न सिर्फ एक औरत के साथ बलात्कार किया था, बल्कि उसके परिवार के 7 लोगों को जान से मार दिया था। किस तरह का ये अवधारणा है, ये आप समझ सकते हैं। 15 अगस्त 2022 को जब इन आरोपियों को, इन बलात्कारियों को, इन हत्यारों को मोदी सरकार ने रिहा किया था, उस वक्त देश के सभी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, या फिर जो इस तरीके से काम करते हैं, उन सभी लोगों ने इस फैसले का विरोध किया था, इस फैसले के प्रति अपना रोष व्यक्त किया था। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि क्यों 2022 के अंदर इन आरोपियों को रिहा किया गया था। आपको ये चीज़ पता होगा कि 2022 के अंदर गुजरात विधानसभा का चुनाव था। चुनाव से प्रेरित होकर के चुनावी लाभ के लिए चुनाव में हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करके हिंदुओं का वोट पाया जा सके और चुनाव जीता जा सके, इस मंशा के साथ नरेंद्र मोदी ने इन हत्यारों को, इन बलात्कारियों को रिहा करवा दिया था। इसीलिए तो बात कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी का हर एक कदम, हर एक मूव पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, चुनाव से भी प्रेरित होता है। जिस काम से इनको फ़ायदा हो जाएगा, जिस काम से इनको चुनाव में वोट मिलने की संभावना बढ़ती है, उस काम को ये कर डालते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इससे समाज के किस वर्ग को या किस व्यक्ति को क्या नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं। बस हमारा राजनीतिक लाभ होना चाहिए, हमारे राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी होनी चाहिए, सिर्फ यही सोचते हैं। और इसीलिए इन आरोपियों को 2022 में 15 अगस्त के दिन इनको रिहा करवा दिया गया था। और इसी बात को लेकर के राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया आज, मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा। राहुल गांधी क्या लिखते हैं कि चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। बिल्किस बानो का अथक संघर्ष अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है। और जब 2022 के अंदर इनको रिहा किया गया, उस वक्त भी बिल्किस बानो हार नहीं मानी। इन्होंने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार भी किया। और फिर 15 अगस्त 2022 से लेकर के और अभी तक इस मामले की सुनवाई हो रही थी। और सुनवाई के बाद अंततः आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो सुनाया है, उसमें ये कहा है कि गुजरात की सरकार का जो फैसला है उसको पलटते हुए इनको दोबारा से जेल में जाने की आदेश दे दिया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट है
जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है बोला है अपने डिसीजंस को सुनाने में। ये जो डिसीजन था जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुवन के द्वारा दिया गया था पूरा निर्णय, और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अपने इस डिसीजन में ये कहा है कि गुजरात सरकार ने दोषियों की सज़ा को छूट दे करके न सिर्फ तथ्यों की उपेक्षा की बल्कि अपने अधिकार का भी दुरुपयोग किया। गुजरात सरकार को ये अधिकार ही नहीं था कि इस मामले में इनको ये छूट दे सके, क्योंकि ये मामला मुंबई हाई कोर्ट में चला गया था। तो गुजरात सरकार किस अधिकार से ये कदम उठाई और उनको रिहा कर दी। तो ये पूरी तरीके से गलत कदम था जो कि गुजरात की सरकार के द्वारा उठाया गया था और इनको रिहा कर दिया था। इतना ही नहीं, इन्होंने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर इन सभी आरोपियों को जेल प्रशासन के समक्ष उपस्थित होना होगा, यानी कि उनको फिर से जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये गुजरात सरकार के नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के कलई खोल दिया है। इनके जो मंशा हैं उसको उजागर कर दिया है और इनको एक तरह से पूरी तरीके से इनको एक्सपोज कर दिया है कि किस तरीके से अपने चुनावी लाभ के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। आखिरी बात दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि हत्या और बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मुंह से राम का नाम लेते हैं। आपको पता है कि देश के अंदर आजकल राम मंदिर के उद्घाटन का शोर मचा हुआ है और नरेंद्र मोदी फिर से राम के नाम का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जरूर ये सवाल पूछना उचित होगा, वाजिब होगा कि जिस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्या उस राम की यही शिक्षा है कि तुम एक हत्यारों के, बलात्कारियों के को पनाह दो, उनका संरक्षण करो? किस मुंह से नरेंद्र मोदी राम का नाम लेते हैं? आपको सतर्क रहना होगा, आपको इस चीज़ों को समझना होगा किस तरीके से नरेंद्र मोदी आपके आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किस तरीके से आपके विश्वास के साथ, आपके धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि अपने राजनीतिक लाभ को, राजनीतिक हित को साधा जा सके। राम का नाम लेने वाला बलात्कारी का और हत्यारा का संरक्षण कैसे हो सकता है, उसको कैसे संरक्षण दे सकता है, ये सोचने वाली बात है। और पूरे देश को इस पर सोचना चाहिए कि आप किसके पीछे जा रहे हैं। उसके पीछे जा रहे हैं जिसने हत्या करने वाले का, जिसने बलात्कार करने वाले का स्वागत किया, जिसने उसको संरक्षण दिया, जिसने उसको रिहा करवा दिया, और वही व्यक्ति राम के नाम पर आपसे वोट मांग रहा है। किस राम ने यह शिक्षा दिया है कि आप एक हत्यारे को संरक्षण दीजिए, आप एक बलात्कारी को संरक्षण दीजिए? ये पूरे देश को सोचना होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।